कल्पना कीजिए कि आप अपनी सहेलियों के साथ एक शानदार नाइट आउट पर हैं। संगीत तेज है और आप आजाद महसूस कर रही हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि कोई अंधेरे में अपनी कार के अंदर बैठा आपका पीछा कर रहा है। उसकी कार साधारण नहीं है, वो एक हथियार है जो सिर्फ मारने के लिए बनी है। आज की कहानी एक ऐसे सन की स्टंटमैन की है जिसे औरतों का शिकार करने में मजा आता है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसका पाला किन लड़कियों से पड़ने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है ऑस्टिन टेक्सास की एक तपती दोपहर से। हम मिलते हैं जंगल जूलिया से, जो शहर की सबसे मशहूर रेडियो जॉकी है। जूलिया अपनी दो सहेलियों अर्लीन और शैना के साथ एक मस्ती भरी रात बिताने की तैयारी कर रही है। जूलिया का अंदाज और उसका एटीट्यूड पूरे ऑस्टिन में मशहूर है। ये लड़कियां बिना किसी डर के अपनी आजादी को एंजॉय कर रही हैं, शराब पी रही हैं और ठहाके लगा रही हैं। लेकिन इसी बीच कैमरे की नजर एक पुरानी काले रंग की 1970 शेवी नोवा पर पड़ती है। इस कार के हुड पर एक चांदी का खोपड़ी और क्रॉस का लोगो बना है। कार के अंदर बैठा है स्टंटमैन माइक। चेहरे पर एक गहरा निशान और आंखों में एक अजीब सा पागलपन। माइक इन लड़कियों को दूर से देख रहा है। वो कोई साधारण अपराधी नहीं है, वो एक प्रेडेटर है जो अपनी कार को अपना शिकार करने का औजार मानता है। जूलिया और उसकी सहेलियां एक लोकल बार गुएरोस पहुंचती हैं। वहां वे मस्ती कर रही हैं, लेकिन उन्हें महसूस नहीं होता कि माइक वहीं पास की मेज पर बैठा उन्हें गौर से देख रहा है। वो उनकी बातों को सुनता है, उनके व्यवहार को समझता है। यहां जूलिया रेडियो पर एक ऐलान करती है कि जो भी उसे अर्लीन के नाम से पुकारेगा और उसे एक ड्रिंक पिलाएगा, अर्लीन उसे एक खास लैप डांस देगी। माइक इसे एक चुनौती की तरह लेता है। जैसे जैसे रात गहराती है, माहौल और भी नशीला और खतरनाक होता जाता है। माइक अर्लीन के पास जाता है और उसे वही कविता सुनाता है जो जूलिया ने रेडियो पर बोली थी। अर्लीन को माइक थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो इसे सीरियसली नहीं लेती। उसे क्या पता था कि जिस इंसान को वो एक बूढ़ा और बोरिंग आदमी समझ रही है, वो असल में मौत का दूत है। इसी बीच माइक की मुलाकात पैम नाम की एक लड़की से होती है, जो बार से घर जाने के लिए लिफ्ट ढूंढ रही है। माइक उसे अपनी कार में बैठने का ऑफर देता है। वो पैम से कहता है, मेरी कार डेथ प्रूफ है, यानी इस कार में बैठने वाला कभी मर नहीं सकता। लेकिन माइक एक बात छिपा जाता है। वो कार सिर्फ ड्राइवर के लिए डेथ प्रूफ है, पैसेंजर के लिए वो एक लोहे का ताबूत है। जब पैम कार के अंदर बैठती है तो उसे एहसास होता है कि पैसेंजर सीट पर कोई सुरक्षा कवच नहीं है, यहां तक कि सीट बेल्ट भी नहीं है। वो डर के मारे कांपने लगती है। लेकिन माइक के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। वो कार को तेज रफ्तार से दौड़ाना शुरू करता है। बार के बाहर सन्नाटा है, सिर्फ माइक की कार के इंजन की गूंज सुनाई दे रही है। पैम कार के अंदर बैठी है और उसे धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि कुछ गलत है। वो देखती है कि उसकी तरफ कोई सीट बेल्ट नहीं है, कोई हैंडल नहीं है, सिर्फ एक कांच का कैबिन है जो उसे ड्राइवर से अलग करता है। माइक उसे अपनी स्टंट कार की खूबी समझाता है। वो कहता है, डार्लिंग, इस कार में तुम तभी सुरक्षित हो जब तुम मेरी सीट पर बैठी हो। पैम के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं। अचानक माइक कार की रफ्तार बढ़ा देता है। पैम चिल्लाती है, लेकिन माइक का जुनून सातवें आसमान पर है। वो अचानक जोर से ब्रेक मारता है। बिना किसी सुरक्षा के पैम का सिर सीधे डैशबोर्ड से टकराता है। माइक उसे टॉर्चर करने का मजा ले रहा है। पैम के लिए वो कार एक चलता फिरता पिंजरा बन चुकी थी। अगली ही पल माइक कार को पूरी ताकत से घुमाता है और पैम का शरीर उस कैबिन के अंदर एक गेंद की तरह इधर उधर टकराता है। पैम की मौत दर्दनाक और खामोश होती है। माइक ने अपना पहला शिकार पूरा कर लिया था, लेकिन उसकी भूख अभी मिटी नहीं थी। अब उसका निशाना थी जंगल जूलिया और उसकी सहेलियां। जूलिया, अर्लीन और शैना अपनी कार में बैठकर मस्ती कर रही हैं। सिगरेट और शराब का दौर चल रहा है। उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि पीछे अंधेरे में वही काले रंग की शेवी नोवा उनका पीछा कर रही है। माइक अपनी कार की हेडलाइट्स बंद कर देता है। वो एक शिकारी की तरह झाड़ियों में दुबक कर बैठा है। जैसे ही लड़कियों की कार एक सुनसान हाईवे पर पहुंचती है, माइक अपनी कार की लाइट जलाता है। एक सफेद चमक जो मौत का पैगाम थी। वो अपनी कार को सीधे उनकी कार की तरफ मोड़ देता है। यहां कोई लुका छिपी नहीं थी, ये एक सीधा हमला था। 200 की रफ्तार पर दो कारें आपस में टकराती हैं। ये सीन रोंगटे खड़े कर देने वाला है। टेरेंटिनो ने यहां तबाही का वो मंजर दिखाया है जिसे भूलना नामुमकिन है।
जूलिया का पैर खिड़की से बाहर था, जो टक्कर के बाद शरीर से अलग हो जाता है। अर्लीन और शैना की हालत भी ऐसी होती है कि पहचानना मुश्किल हो जाए। एक ही पल में वो हंसती खेलती लड़कियां सिर्फ मांस का लोथरा बनकर रह जाती हैं। माइक की कार भी पूरी तरह तबाह हो जाती है, लेकिन चूंकि उसकी कार डेथ प्रूफ थी और वो स्टंटमैन है, वो बच जाता है। पुलिस आती है, अस्पताल का सीन आता है, और यहां एक बड़ा ट्विस्ट है। शेरिफ को पता है कि माइक ने यह जानबूझकर किया है, लेकिन माइक के पास स्टंटमैन होने का बहाना है। वो कहता है कि यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था। सबूतों के अभाव में माइक फिर से आजाद हो जाता है। ऑस्टिन के उस खौफनाक नरसंहार के 14 महीने बाद स्टंटमैन माइक फिर से सड़कों पर है। उसका शरीर टूट चुका है, लेकिन उसकी सनक अभी भी ताजा है। उसे लगता है कि लड़कियां सिर्फ उसका शिकार हैं, लेकिन इस बार उसका सामना उन औरतों से होने वाला है जिनकी रगों में खून नहीं, बल्कि हाई स्पीड पेट्रोल दौड़ता है। कहानी अब टेनेसी के लेबनान शहर में पहुंचती है। यहां हमें लड़कियों का एक नया ग्रुप मिलता है, किम, एबर। लेकिन यहां एक बड़ा अंतर है। ये लड़कियां कारों के बारे में माइक से भी ज्यादा जानती हैं। जब जोई उनके पास पहुंचती है तो वो एक अजीब और खतरनाक खेल खेलने का प्रस्ताव रखती है। वो एक पुरानी 1970 डॉट चैलेंजर खरीदना चाहती है, वैसी ही जैसी फिल्म वैनिशिंग पॉइंट में थी। वे उस कार के मालिक से मिलने जाते हैं और टेस्ट ड्राइव के बहाने जोई एक ऐसा स्टंट करना चाहती है जिसे शिप्स मास्ट कहते हैं। इसमें ड्राइवर कार को तेज रफ्तार में चलाता है और दूसरा इंसान कार के हुड और बोनट पर लेटकर सिर्फ 2 बेल्ट के सहारे खुद को थामे रखता है। यह पागलपन भरा स्टंट है जहां एक छोटी सी गलती का मतलब है सीधी मौत। किम कार चला रही है, जोई हुड पर लेटी है और एबरनेथी अंदर बैठी है। वे सड़कों पर रफ्तार के मजे ले रही हैं। तभी पीछे से एक परिचित आवाज आती है, माइक की कार का इंजन। माइक को अपनी शिकार मिल गई थी। वो अचानक अपनी कार उनकी कार से टकरा देता है। जोई हुड पर है, उसकी जान हलक में है। माइक बार बार उन पर हमला करता है, उन्हें सड़क से नीचे उतारने की कोशिश करता है। माइक हंस रहा है। उसे लग रहा है कि वो फिर से वही खेल खेल रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि किम के हाथ में स्टीयरिंग है और किम डरने वाली लड़की नहीं है। वो माइक की टक्कर का जवाब अपनी कार की रफ्तार से देती है। एक लंबी और खतरनाक चेज शुरू होती है, जहां जोई कार के हुड पर मौत और जिंदगी के बीच झूल रही है। आखिरकार एक जोरदार टक्कर के बाद लड़कियों की कार सड़क के किनारे रुकती है और जोई घास में जा गिरती है। माइक को लगता है कि उसने काम तमाम कर दिया। वो अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए कार से बाहर निकलता है और अपनी खास विक्ट्री डांस करने लगता है। उसे लगता है कि ये लड़कियां अब रोएंगी और अपनी जान की भीख मांगेंगी। लेकिन जब वो उनकी तरफ देखता है तो उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। लड़कियां डर नहीं रही हैं, बल्कि उनकी आंखों में वो गुस्सा है जो उसने आज तक किसी शिकार की आंखों में नहीं देखा था। और तभी किम अपनी बंदूक निकालती है और माइक पर गोली चला देती है। शिकारी अब शिकार बनने वाला था। जैसे ही किम की गोली उसके कंधे को चीरती हुई निकली, उसका सारा स्टंटमैन वाला नशा उतर गया। अब माइक हंस नहीं रहा था, वो अपनी जान बचाने के लिए रो रहा था। लेकिन ये लड़कियां उसे इतनी आसानी से मरने नहीं देने वाली थीं। वे उसे उस तड़प का एहसास कराना चाहती थीं जो उसने अब तक अपनी शिकार औरतों को दी थी। माइक के कंधे से खून बह रहा है और वो एक छोटे बच्चे की तरह बिलख रहा है। वो अपनी कार में कूदता है और पागलों की तरह वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन यहां से कहानी एक यू टर्न लेती है। किम, जोई और एबरनेथी के चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि एक जानलेवा सुकून है। वे अपनी डॉज चैलेंजर में बैठती हैं। जोई, जो कुछ देर पहले मौत के मुंह में थी, अब ड्राइविंग सीट के बगल में बैठी है और उसका एक ही मकसद है, माइक की तबाही। अब शुरू होती है सिनेमा इतिहास की सबसे बेहतरीन कार चेज। यह असली रफ्तार का खेल है। माइक अपनी कार को हाईवे पर दौड़ाता है, लेकिन किम उसका पीछा किसी साए की तरह कर रही है। माइक कोशिश करता है कि वो अपनी भारी कार से उन्हें रास्ते से हटा दे, लेकिन किम एक प्रोफेशनल स्टंट ड्राइवर है। वो माइक की हर चाल को नाकाम कर देती है। माइक की हालत अब खराब हो चुकी है। वो सड़क पर अपनी गाड़ी इधर उधर लहरा रहा है, कभी रो रहा है तो कभी गिड़गिड़ा रहा है। वो वही इंसान है जिसने ऑस्टिन की उन मासूम लड़कियों को बेरहमी से कुचल दिया था। लेकिन आज जब मौत उसके सामने खड़ी है, तो उसका सारा डेथ प्रूफ का गुरूर मिट्टी में मिल गया है।
लड़कियों की कार माइक की कार के ठीक पीछे है। किम अपनी कार को माइक की कार के पिछले हिस्से से टकराती है। माइक की गाड़ी बेकाबू होकर सड़क के बीचों बीच पलटने लगती है। वो कई बार पलटी खाती है और अंत में एक गहरे गड्ढे में जाकर औंधे मुंह गिर जाती है। धुआं उठ रहा है, चारों तरफ सन्नाटा है। माइक कार के अंदर फंसा हुआ है। उसका हाथ टूट चुका है और वो हिल भी नहीं पा रहा। किम, जोई और एबरनेथी कार से बाहर निकलती हैं और धीरे धीरे माइक की पलटी हुई कार की तरफ बढ़ती हैं। माइक अब कोई शातिर विलेन नहीं, बल्कि एक लाचार बुजदिल था जो अपनी ही डेथ प्रूफ मशीन के मलबे में फंसा हुआ था। माइक की पलटी हुई कार से धुआं निकल रहा है। वो अंदर उल्टा लटका हुआ है। उसका दायां हाथ पूरी तरह बेकार हो चुका है और उसके चेहरे पर वो स्टंटमैन वाला रौब अब मलबे में मिल चुका है। वे बेरहमी से कार का दरवाजा खींचकर खोलती हैं और माइक के अधमरे शरीर को बाहर घसीटती हैं। यहां कोई लंबी बातचीत, सिर्फ इंतकाम का शोर होता है। जैसे ही माइक खड़ा होने की कोशिश करता है, लड़कियों का गुस्सा उन पर टूट पड़ता है। किम, जोई और एबरनेथी अपनी पूरी ताकत से माइक पर घूंसे और लातें बरसाना शुरू करती हैं। वे उसे तब तक मारती हैं जब तक कि वो हिलना बंद नहीं कर देता। माइक, जो औरतों को अपनी कार से कुचलने का शौकीन था, आज खुद औरतों के हाथों मर रहा था। आखिरी जोरदार लात माइक के चेहरे पर पड़ती है और वो लाल तारकोल पर ढेर हो जाता है। स्टंटमैन माइक का खेल हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। लड़कियां एक दूसरे की तरफ देखती हैं। उनके चेहरे पर एक ऐसी जीत की चमक है जो उन्होंने खुद हासिल की है। वे हवा में हाथ उठाकर अपनी जीत का जश्न मनाती हैं।